हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम करने वाले हैं आपका सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 आपका कहता है कि जिन सूट्स में डैमेजेस क्लेम होते हैं और कोई फैक्ट कोर्ट को लगता है कि उस फैक्ट से कोर्ट की हेल्प हो जाएगी ये डिटरमाइन करने के लिए कि डैमेजेस का अमाउंट कितना हो सकता है, एंड वो फैक्ट्स जो कोर्ट को ये अंदाजा लगाने में हेल्प करेगा कि कितना नुकसान हुआ है, उस फैक्ट को कोर्ट रेलेवेंट मानेगा और वो फैक्ट रेलेवेंट होगा। ठीक है। अब सपोज करो आपने कोई एक गाड़ी खरीदी और उसका इंश्योरेंस करवा लिया और गाड़ी को कुछ हो गया, गाड़ी जल गई या फिर ठुक गई कहीं पे, तो जो इंश्योरेंस वाले हैं वो कह रहे हैं इतना डैमेज तो हम नहीं देंगे जितना कि होना चाहिए। तो आप चले गए कोर्ट में, तो कोर्ट के सामने जो आप बातें रखोगे कि भाई जो इंश्योरेंस वाले पेपर्स थे उसमें ये चीजें लिखी थी और ये मेरे साथ हो गई, तो कोर्ट को एक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई प्लेंटिफ जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो वो इंश्योरेंस वालों को बोल सकते हैं कि भाई तुम इतना डैमेज दो। तो कोर्ट को एक आइडिया मिल गया कि भाई हाँ इतने डैमेजेस प्लेंटिफ को मिलने चाहिए, तो उसने वो फैक्ट्स रेलेवेंट मान लिए और उतने डैमेजेस जितने प्लेंटिफ को एक्चुअल में देने थे वो दे दिए। तो सेक्शन 12 आपका बेसिकली कोर्ट को हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि अमाउंट ऑफ डैमेजेस कितना होना चाहिए। अगर हम बात करें लॉ ऑफ टॉर्ट की, तो उसमें कोर्ट देखता है मोटिव, इंटेंशन एंड मैलिस ऑफ रॉन्ग डूअर, कि जो रॉन्ग डूअर है उसका क्या मोटिव है, क्या इंटेंशन था, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना उसका इंटेंशन था या किसी को स्ट्रेस देना इंटेंशन था, और वो सारी चीजें कोर्ट देखेगा जिसमें उसको लगेगा कि हाँ इनके डैमेजेस प्लेंटिफ को देने बनते हैं। अब सपोज करो दो लड़का लड़की हैं और लड़के ने लड़की को बोला कि मैं तेरे से शादी करूंगा, तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। और 1 साल बाद बंदा बोलता है कि मैं तो तेरे से शादी नहीं करूंगा। सारी बातें हो गई, घर वालों को पता है कि भाई ये दोनों शादी करने वाले हैं, रिश्तेदारों को पता है, सबको पता है, और बाद में वो बंदा मुकर गया कि शादी नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ ऐसे ही मजे ले रहा था। ठीक है, पर उसके मजे के चक्कर में वो लड़की तो सफर करेगी ना। वो तो ये सोच रही थी कि ये बंदा सीरियस है। अब उसको जो स्ट्रेस हुआ, उसकी जो हालत खराब हुई, उसको आप किसी अमाउंट से थोड़ी ना तोलोगे। लेकिन कोर्ट ये फैक्ट्स रिलेवेंट मानेगा कि हाँ भाई जो इमोशंस उसके हर्ट हुए जिसकी वजह से उसकी हेल्थ खराब हुई, तो वो उस प्लेंटिफ का जो फैक्ट है वो रिलेवेंट मानेगा कोर्ट इन लॉ ऑफ टॉर्ट। और अगर हम बात करें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो वहां पे ना इंटेंशन मायने रखता है पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मायने रखता है बेसिकली, कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसमें लिखा होता है कि अगर आप ब्रीच करोगे तो आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस पे करने पड़ेंगे, उसके क्या डैमेजेस देने पड़ेंगे और क्या प्रॉब्लम्स होंगी अगर आप ब्रीच करते हो कॉन्ट्रैक्ट को। तो उसमें कोर्ट को फर्क नहीं पड़ता कि आप मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे हो, कि आपको हार्ट अटैक आ गया, कि आपका नुकसान हो गया, तो मतलब उससे आप मतलब फीलिंग्स से उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा जब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली लाइक सिविल नेचर का है। सिविल नेचर का तो आपका ये प्लेंटिफ वाला भी है। टॉर्ट ऑफ लॉ को बेसिकली हम मैंडेटरी नहीं मानते इस चीज में, पर अगर हम बात करें सिविल लॉ की, तो सिविल लॉ में डैमेजेस काउंट करना इजी है। क्योंकि अगर सपोज करो फैक्ट्री में आग लग गई, तो फैक्ट्री में जितना सामान होगा उसका कैलकुलेशन तो होगा ना आपके दिमाग में कि भाई मैंने तो 2 लाख का सामान डाला था, तो एक अंदाजा है आपके पास। तो ये बेसिकली ये वो फैक्ट्स जो कि रेलेवेंट हो सकते हैं डैमेजेस काउंट करने के लिए, कि आपको कितना मुआवजा मिलना चाहिए या फिर आपने जो चीज खोई है उसका कितना पेमेंट आपको मिलना चाहिए। ओके, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कि जब कोर्ट आपकी फीलिंग्स भी मायने रख रहा है। एक केस था आपका स्कॉटलैंड का, डायसन वर्सेस सैमसन, जहां पर एक फोटोग्राफर को हायर किया गया था कि भाई हमारी शादी में आना और शादी की पिक्चर्स वगैरह क्लिक करना, लेकिन वो बंदा पहुंचा ही नहीं वहां पे। अब उसका कुछ भी रीजन रहा हो, तो कोर्ट ने ना जो प्लेंटिफ थी जो कोर्ट में गई कि भाई ये इसने कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच कर दिया, ये हमारी शादी में आया ही नहीं और इसकी वजह से मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई, तो कोर्ट ने उसकी फीलिंग्स हर्ट होने को भी फैक्ट माना, रेलेवेंट फैक्ट माना उस चीज को। ठीक है, बट गाइज इट्स एन एक्सेप्शनल केस। कोर्ट कैन डिसाइड व्हाट फैक्ट्स विल बी रेलेवेंट टू डिटरमाइन द डैमेजेस।
ठीक है, कोर्ट के ऊपर है सारा दारोमदार कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो फैक्ट्स हैं वो रेलेवेंट मानेंगे या नहीं मानेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट को ही अपना फैसला सुनाना है और कोर्ट जो फैसला लेगा वही आखिरी फैसला होगा। अब बात करते हैं ओनस की। तो ओनस मतलब भार किस पर आएगा कि वो ये चीज प्रूव करे या फिर बताए कि भाई कितना डैमेज हुआ है या कितना नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली ये भार प्लेंटिफ पर ही आएगा। ठीक है, डिफेंडेंट क्यों बताएगा? जो भी सामने प्रतिवादी होगा उसको क्या पड़ी है, जिसको नुकसान हुआ है वही तो जाएगा ना लेके कि भाई देखो ऐसे ऐसे मेरे साथ डैमेजेस हो गए, मेरी फसल खराब हो गई या मेरी दुकान जल गई या मेरे को ऐसे कोई भी और डैमेज हो गया। तो ये भार प्लेंटिफ पर आएगा कि वो बताए कि कितने डैमेजेस उसको लगता है कि हुए हैं और फैसला कोर्ट लेगा कि कितना डैमेज उसको देना चाहिए। ओके, अब एक केस का एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। तो ये केस है आपका शेख गफूर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2008 का केस है। तो इसमें प्लेंटिफ के क्रॉप्स खराब हो जाते हैं और उनके खेत के पास जो नहर बह रही थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी और उस नहर से उनके खेतों में ना पानी बह रहा था, मतलब पानी रिस रहा था उनके खेत में। तो जो फसल थी उनकी वो उस पानी से खराब हो गई। अब ऑब्वियसली आप थोड़ा थोड़ा पानी अगर रिसेगा तो फसल एक टाइम पे सड़ जाएगी। तो प्लेंटिफ पहुंचा कोर्ट के पास कि भाई देखो मेरी फसल खराब हो गई बिकॉज जो पास में नहर बन रहा था उसके चक्कर में पानी मेरे खेत में आ रहा था और इसमें मेरी फसल खराब हो गई। लेकिन प्लेंटिफ ना बेस्ट पॉसिबल एविडेंस नहीं दे पाया कि कितनी फसल उसकी खराब हुई और कितनी बची, मतलब कहीं कहीं तो बच गई होगी ना, लाइक 1% 2%। तो वो उस ना पूरा एविडेंस नहीं दे पाया कि भाई मेरे को कितना एक्चुअल में डैमेज हुआ है। उसके बावजूद भी कोर्ट ने ये बोला कि अगर डैमेजेस असेस नहीं कर पा रहे हो और डैमेजेस असेस करने में डिफिकल्टी आ रही है तो ये कोई ग्राउंड नहीं होगा कि डैमेजेस रिफ्यूज करने का, कि हम डैमेजेस देंगे ही नहीं, क्योंकि डैमेजेस को हम एनालाइज ही नहीं कर पा रहे कि भाई कितना मुआवजा उसे देना चाहिए या कितना नहीं देना चाहिए, कितना उसका नुकसान हुआ है या कितना नहीं हुआ है। ये तो प्रूव हो गया ना कि भाई उसको नुकसान हुआ है, द फैक्ट इज कि नुकसान तो हुआ है। तो ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो अपने लेवल पर डिसाइड करे कि कितने डैमेजेस प्लेंटिफ को मिलने चाहिए या कितना नुकसान प्लेंटिफ को हुआ है, वो एनालाइज करे या फिर कोई एक टीम बनाए जो पता लगाए कि भाई हाँ कितना डैमेज उसको मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने डिसाइड क्या किया कि पर एकड़ में जितने क्रॉप्स उसके उगते और जो भी उसकी सेल होती या जो भी उसकी इनकम होती, प्रोबेबल मतलब एवरेज लगा लो, तो उतना मुआवजा उसको मिलेगा पर एकड़ के क्रॉप्स के इनकम के हिसाब से। तो ये कोर्ट का डिसीजन था। सो ये था आपका सेक्शन 12 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। आई होप आपको समझ आया होगा एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।